अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः कार्तिक शुद्ध द्वादशी दिनांक 5 नोव्हेंबर 2022 चरक सूत्र अध्याय 4 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो स्नेहोपग स्वेदोपग वो मनोपग, तो इसमें मधु मधु का कोविदार कर्बुदार नीप वगैरह जो 10 बताए हैं भाव द्रव्य। तो मधु का यष्टि मधु एक वमनोपग भी है और वो भी दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाने में कारीगर होता है। और खास करके एलर्जिक अर्टिकेरिया शीत पित्त या उदर्द में लोगों को सिट्रिजिन लेने से तत्काल आराम मिलता है और उस आदत बन जाती है। बरसों बरसों तक लोग सिट्रिजिन लेते रहते हैं हर रोज। तो उनमें तो एक संक्षेपतः क्रियायोग और निदान परिवर्जन के हैसियत से पहले कारणों को टालने के लिए बताना है और फिर जो संचय दोष रहा शरीर में उसको निकाल देना बेहतर ऑप्शन है। तो वमन विरेचन रक्त मोक्षण ये करवाएंगे तो इनमें फायदा होता है, लेकिन सीजन अनुकूल नहीं है वगैरह वगैरह आकर कुछ बातें हैं, तो कम से कम उनको कोष्ठ में लाते रहना कफ और पित्त को और फिर शमन करते रहना, ये एक मुद्दा हो सकता है। तो इसमें ये यष्टिमधु अच्छा काम करता है। मैंने कई बार स्वर्ण सूच्यकर यष्टिमधु ये दही के अनुपान के साथ में उसके शहद मिला के ये दिया है। तो ये शाखागत दोष कोष्ठगत होने लगते हैं तो फिर ये उठना इस प्रकार का शीतपत्र का कम हो जाता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है इस प्रकार से। द्राक्षा काश्मीर परुष का अभया अमलक बिभीतक कुवलवदर कर्कंदु पीलू नीति दशयमानी विरेचनोपगानी भवन्ति। तो ये विरेचनोपग है और अगर हमें इस प्रकार से कुछ विरेचन के लिए सहायता करनी है तो इनमें से कुछ करना इस प्रकार का चाहिए। तो द्राक्षा है, मैं काफी मरीजों में द्राक्षा का अनुपान, द्राक्षा हिम इस प्रकार का मनुका हिम अनुपान के रूप में प्रयोग करता हूँ। और खास करके रात में या रात के खाना खाने से पहले दवा जिसमें अभिपत्तिकर पाठा मिश्रण वगैरह इस प्रकार के कुछ भाव हो या वरा हो
यह विष्टम्भजित ये एक पाठ है गोवा फड़के का। गोवा फड़के ने एक मलावरोध के विषय के ऊपर सातारा में एक व्याख्यान दिया था। और धातुओं का संबंध उन्होंने यहाँ से जोड़ा था। और फिर इस धातु की क्षीणता है तो ये द्रव्य का प्रयोग करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार का उन्होंने बताया था। और अंत में एक उनका फॉर्मूला बताया था। मुझे वो व्याख्यान बहुत पसंद आया। और मैंने उसका संस्कृत काव्य में रूपांतर किया। मलावरोधे फड़के सुवेद्यस्तत्रोक्तवान् तदहं प्रवक्षे तनुष्ठितव्यं खलु सारभूतं सर्वैर्वचस्तस्य महत्वपूर्णं वगैरह वगैरह इस प्रकार का वो काव्य था। और अंत में जो उन्होंने योग बनाया था ये तो सभी जाति उपजाति वृत्त में सभी श्लोक बने हैं, लेकिन जो योग उन्होंने भागे का त्रिवृता भवेत पृथा पथ्यापि तुल्यामता शार्दूल विक्रीडित में है। मार्कंडी च तथैव भाग विविता मिलिता यष्टि तथा तत्समा। इसमें मार्कंडी अभया त्रिवृत और यष्टि मधु ये समसमान भाग में इस प्रकार के बताए हैं। पादयिका मिसिसेन्दवं खलु समम शुंठी च पादान्विता। मिश्रेया जो है वो एक चतुर्थांश और शुंठी भी उतनी और सैंधव भी उतना। आणि दत्वक्चैवात्र दशांश भागमथ तच्चूर्णम भी विष्टम्भजित। और दालचीनी एक दशांश भाग इस प्रकार का वो पाठ है। तो मैंने उनसे पूछा कि दालचीनी क्यों डाली है इसमें, तो उनका कहना था कि ये गोवा के वैद्य थे, अभी तो नहीं है वो। गो आ फड़के इस प्रकार, वहाँ नहीं है, गो आ फड़के। और उनके एक किताब संस्कृत में है द्रव्य गुण के बारे में। वो बहुत सिंपल आसान संस्कृत है। और हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो मालूम नहीं मुझे नेट पे कैसे अवेलेबल होगा। द्रव्य गुणवर्पण आहे, यस, उन्हीं उन्हीं की किताब है। और ये करीबन मैं बात कर रहा हूँ 1982-83 वगैरह ऐसी कुछ बात होगी, जब सातारा में इस प्रकार का सेमिनार हुआ था और उनका व्याख्यान वहां पे हुआ था, तो मैं यहाँ से गया था। तो ये जो विष्टम्भजित योग है, पादैका में सैंधवं खलु समं शुंठी च पादान्विता त्वक्चैवात्र दशांश भागम अथ तच्चूर्णम भी विष्टम्भजित। उसको विष्टम्भजित ऐसा नाम मैंने रख दिया। शायद उन्हीं का नाम था, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन मैंने वो काव्य उनको भेज दिया। वो बहुत प्रसन्न हुए कि इस प्रकार से उनके पूरे लेक्चर का मैंने संस्कृत काव्य इस प्रकार का बनाया था। वो बाद में आयुर्वेद पत्रिका में पब्लिश भी हुआ है ये काव्य इस प्रकार से। तो पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, तो फिर मुझे भी भेज दो अगर तुम्हें मालूम है तो, क्योंकि आगे हम जो रसरत्न समुच्चय के बाद भावप्रकाश निघंटू और गोवा फड़के की किताब, ये दोनों साथ में चलाने वाले हैं। तो बेहतर ऑप्शन होगा कि अगर मेरे पास वो पीडीएफ अवेलेबल होगी तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये विरेचनोपग इस प्रकार के है और ये अलग अलग हरित की अभया अमल का विभि तक है, अलग अलग बताए हैं। और द्राक्षा इस प्रकार से है। तो इनको शायद हम अच्छे तरीके से प्रयोग में लाए, विरेचन उपग इस प्रकार से। त्रिवृत बिल्व पिप्पली कुष्ठ सर्षप वचा वत्सक फल शतपुष्पा मधुक मदन फलानि इति दश इमानि आस्थापनोपगानि भवन्ति। तो अभी आस्थापन के लिए काढ़ा वगैरह जो बनाना है, मदन कुष्ठ देवदाली मधुकवचा दशमूल दारुरासना एवं कृत वेदनम कुलत्था मधुलरणम त्रिवृता निरूहणानि, ये वाग्भट में भी खंड बताया गया है।
इन्हीं द्रव्यों को अगर हम कम मात्रा में इस प्रकार से देते हैं ते आस्थापनोपग काम करते हैं, तो दोषों को पक्वाशय में लाना और विशेषता खास करके वात दोष को और बाहर निकाल देना, ये बात आस्थापनोपगत द्रव्य से होती है। इसमें यष्टि मधु भी है, यष्टि मधु काफी जगह पे, मदन फल भी है इसमें। और फिर त्रिवृत कुष्ठ सर्षप वचा है, वत्सक फल इंद्रिय है, शतपुष्पा है। तो कहीं यहाँ पे कल्क में भी ये बातें बताई गई है, विशेषता मदन फल शतपुष्पा ये कल्क के रूप में आते हैं इस प्रकार के। सुश्रुत संहिता व्हेन यू विल टेक सर वो भी सोच रहा हूं मैं सुश्रुत संहिता के बारे में। शायद चरक को पूरा कर लेंगे शरक को, लेकिन अभी हम शारीरिक स्थान में ही है सुनिविशा इंची कसी, तो इंद्रिय चिकित्सा स्थान काफी बड़ा है। बाकी कल्प और सिद्धि थोड़े माइनर इस प्रकार के हैं, तो होने के बाद शायद सुष्टुता के बारे में सोचेंगे। नहीं तो अभी ये तो पहले शुरू किया था, चौथा अध्याय जो अभी चल रहा है, ये नए जो छात्र है फर्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए करना इस प्रकार से शुरू किया था। मैं चाहता था कि इसको शॉर्ट में करूं, लेकिन बात हुई नहीं वो मैं यहाँ भी विस्तार से बोलने लगा। तो उनके लिए फर्स्ट ईयर में अभी 15 अध्याय निर्धारित किए गए हैं। तो इसका एक सारांश सचिन कुलकर्णी बना रहा है और वो प्रिंटेड फॉर्म में जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो तरीका है उसी तरीके से मैं चलता रहूंगा और 15 अध्याय तक ये चलाएंगे चरक का सूत्र स्थान का। फिर शायद सुश्रुत ये दिन और बुधवार को ऐसा कुछ ले लेंगे और चरक 2 दिन चलाएंगे, ऐसा सोच सकते हैं। और 2 दिन में ये रसरत्न समुच्चय खत्म करते आगे भाव प्रकाश हरगो आफड़के की किताब ये लिख सकेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि हमने शुरुआत सुश्रुत संहिता से की थी, अब उसको काफी समय हो गया, 10 बरस हो गए। और मुझे लगता है कि काल चिकित्सा में भी सुश्रुत बहुत अच्छा है, सुश्रुत संहिता बहुत अच्छी है। तो ज्यादा स्पेसिफिक इस प्रकार की है, शल्य तंत्र में तो उसका अधिकार है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और वैसे वो चरक और सुश्रुत दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ अभी, लेकिन फिलहाल एक रसरत्न समुच्चय पूरा कर लेते, ये 15 अध्याय पक करते थे। सोम मंगल बुध चरकाना नक्कोध काही कळलं नाही। सोम मंगल बुध शरद चरक बदल नको देखते हैं वैसे क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं क्या बता रहा हूँ ये है। जो भी विषय सामने आता है उसके ऊपर मेरे विचार, मेरे अनुभव मैं प्रकट करता रहता हूँ किताब कौन सी भी हो जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है, चरक में पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो मुझे भी उसमें दिलचस्पी है, और लोगों के लिए भी वो फायदे इस प्रकार का। 6 5 कंप्लीट झाले का? 1 5 कंप्लीट कभी हो गया है वो क्रम से करते आ रहे हैं, तो 1 से 5 6 भी कंप्लीट हुआ, अभी 7वां चल रहा है तो यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट किया है रिकॉर्डिंग मिलेल का, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल सर। तो विलोक भारतीय से बात करो। अभी ये तो हमने फ्री कर दिया है पूरा, और ये अब यूट्यूब में जाने लगा है, यूट्यूब चैनल पर जाने लगा है। अभी ये मतलब थोड़ा सा
पता नहीं है, मैं हर रोज सोचता हूँ विलोप से बात करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा कि ये यूट्यूब लाइव इस प्रकार से अगर करते हैं तो बेटर बेटर ऑप्शन इस प्रकार का हो जाएगा। और वैसे उसकी जो लाइब्रेरी है विलोप भारती की, वहाँ पे ये उपलब्ध है, सभी पुराने जो रिकॉर्डिंग है सभी उपलब्ध है। उसका सब्सक्रिप्शन है 365 रुपये, हर दिन 1 रुपया इस प्रकार से। तो आपको वो एक्सेस हो सकेंगे। तो विलोप से एक बार बात करो। इन क्रूर क्रूर कोष्ठी वातकफो प्रधान प्रकृति, व्हाट शुड बी द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर अनुवासन अवस्थी। इसे तो बताना मुश्किल है। सर इसमें ऐसा है। आस्थापन वस्ती, हाँ। अनुवासन या आस्थापन वस्ती। हम्म। तीक्ष्ण विरेचन या फिर तीक्ष्ण द्रव्यों का बस्ती होना चाहिए, और रुक्षता के खिलाफ स्निग्धता उसमें अच्छी हो, ये थोड़ा देखना चाहिए इस प्रकार से। तो स्पेसिफिकली कह पाना इस प्रकार का थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा, लेकिन ये मिश्र का स्नेह मैं प्रयोग करता हूँ, काफी तीक्ष्ण है। और मैं भीतर प्रयोग करता हूँ, बस्ती के लिए नहीं देता, लेकिन 5 बूंद से आधा चम्मच 1 चम्मच भी दे सकते हैं, ऐसा है। और उससे भी काफी रिलीफ मलाष्टम्य में हो जाता है, ये है इस प्रकार से। चिंसा चिंसा लवंटेल ये भी अच्छा है। और दातार गुरुजी ने इसको प्रचलन में लाया है, और उनके यहाँ भी मिलता है, घर पे भी बना सकते हैं, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। रासना सुराधर, तो मैं कह रहा था कि आस्थापनोपग है, खास करके वात प्रकोप जब शाखा मर्मास्ति संधि में है। सुकुमार का गुरुता है, लेकिन वो सौम्य है। हाँ। तो उस वात दोष को कोष्ठ में लाने के हिसाब से ये अच्छा है। इसका है मुझे मालूम नहीं मिश्र कसने, लेकिन मिलता है सीएनएस का, ऐसा कोटल के केरल वालों का ही है, मिलता है इस प्रकार से, और काफी तीक्ष्ण है एबीएस। हाँ, यस। रासना सुरदारु बिल्व मदन शतपुष्पा वृश्चिर पुनर्नवा शौदमुष्ण अग्निमंथ शौनाका इति दशैवानि अनुवासनोपगानि भवन्ति। तो अगर हमें अनुवासन के लिए तेल बनाना है, वैसे काफी तेल उपलब्ध है, उनका प्रयोग तो कर ही सकते हैं, तो इनमें से कोई लेकर इस प्रकार का अगर तेल बनावे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा अनुवासन देने के लिए। और जो स्निग्धता पहले निर्माण करनी है पक्वाशय में, उसके लिए अनुवासन ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। सुकुमार है, सुकुमार में वैसे भी पाठ में एरेंडा स्नेह है, एडिशनल डालते हैं क्या देखना पड़ेगा। या सुकुमार एरंड तेल की बिना भी मिलता है, कि हम तो करते हैं वो। हम खुद ही बनाते हैं अभी सुकुमार का तेल, हमारे हिसाब से सुकुमार का घृत इस प्रकार से, लेकिन फार्मेसी का अवेलेबल है। ये एक अहम मुद्दा है कि फार्मेसी के, केरल फार्मेसी के जो घृत अवेलेबल है वो सभी जर्सी गाय के घी में ही है। और मैंने बात की थी एबीएस में खास करके, तो उनका कहना था जितनी मात्रा में हमें घी लगता है उतनी मात्रा में देसी गाय का घी उपलब्ध होता ही नहीं है, तो इसलिए जर्सी का ही प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये प्रीमियम क्वालिटी इस प्रकार के अगर निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो शोधमुष्टा भी इसमें है, और पुनर्नवा है, शतपुष्पा है, मदन बिल्व, देवदार है। तो अनुवासन को इस प्रकार से हम प्रयोग में ला सकते हैं। ज्योतिषमती क्षवक मरीच पिप्पली विळंग शिगरु सर्षप अपामार्ग तंडुल श्वेता महाश्वेता इति दशैमाने शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति। अब शिरोविरेचनोपग है तो एक नस्य में प्रयोग करना है, ये तो है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
लेकिन भीतर दवा देने से इस प्रकार से ये काम करेंगे क्या? ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और खास करके ब्रेन ट्यूमर्स या फिर प्रतिशाय पीनर्स वगैरह वगैरह इस प्रकार के लोगों में शायद इनका अभ्यंतर प्रयोग भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वो वहां से दोषण सच्चे निकालने में कामयाब इस प्रकार के होंगे। अभी ब्रेन ट्यूमर के मेरे पास काफी मरीज है। मेनिंजियोमा नॉन मैलिग्नेंट है, लेकिन एस्ट्रोसाइटोमा ग्लायोब्लास्टोमा ये भी मरीज मिलते रहते हैं। तो मेदक पाचक का मैं प्रयोग करता रहता हूँ, नस्य का प्रयोग करता रहता हूँ, लेकिन शायद इन द्रव्यों को भीतर प्रयोग करें। मरीच पिप्पली विडंग सर्षप श्री शिगरु अपामार्ग तंडुल, ये शायद मैंने कोशिश नहीं की है, तो मैं शायद कोशिश करूंगा इसके बारे में। जंबू आम्रपल्लव मातुलुंग अमलबदर दाडिम यव यष्टिक उशीर मृल्लाजा इति दश इमानी छर्दी निग्रहणानि म्हणून। तो जहां छर्दी का निग्रहण करना है वहां पे इसके बारे में जरूर सोचे। बरीच कुर्मिगिन आहेत, येस। इसमें एक शिरशूल के बारे में कुर्मियों का संबंध हो सकता है। मैंने केस बताई थी, शायद एक बार रिपीट करते हैं। ताई राजवाड़े के यहाँ एक छोटा बच्चा था 5 बरस का, तकलीफ बहुत ज्यादा सर दर्द था, और इससे नहीं, शिरोविरेचन तेल इज अवेलेबल। हाँ हाँ, नस्य तो करेंगे, लेकिन शिरोभ्यंग या शिरपिच्चू से काम होता है क्या, ये भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ही द्रव्ये तर शिरोविरेचन म्हणून पण आलेली आहेत, तरी शिरोविरेचनोपग म्हणून परत का सांगितली असावी? तो शिरोविरेचन में बताए गए हैं अपामार्ग से बीजानी वगैरह, जो चरक दूसरे अध्याय में है या फिर वाग्भट में है। तो ये साक्षात शिरोविरेचन करने वाले हैं, और शिरोविरेचन द्रव्य अन्य होंगे उसको भी ये सहायता करने वाले, या उस कर्म की सहायता करने वाले, कर्म करने वाले, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। और शायद दोष संचय कहाँ पे है, ये अगर हम भलीभांति समझ पाएंगे तो वहां से उसको कोष्ठ में कैसे लेके आने का है, ये बात हम सोच सकते हैं। और ये शिरोविरेचनोपग द्रव्यों के द्वारा दोषों को कोष्ठ में लाना कदाचित पॉसिबल इस प्रकार का होगा। तो अभी मैं ब्रेन ट्यूमर्स में इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा कि उनको प्रयोग में लाऊं। तो संप्राप्ति भंग करना, ये जो मुद्दा है, उस हिसाब से ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो जहां छर्दी निग्रहण करना है वहां पे दाढ़ी में भी इसमें आया है। मुझे खुद इस प्रकार की तकलीफ अभी हुई थी, बुखार आया था, अजीर्ण हुआ था वास्तव में इस प्रकार से, और फिर लंदन से बुखार तो चला गया, लेकिन बाद में छर्दी प्रारंभ हो गई, और एक दिन तक पूरी छर्दी होती रही, और फिर खाना पीना कुछ भी नहीं गया, पानी भी उलट रहा था। तो दाढ़ी उस समय में मुझे ऑर्गेनिक अच्छा मिल गया बतौर रसात्मक इस प्रकार से। तो उसको खाने के बाद उल्टी बंद हो गई, और पित्त का शमन भी हो गया, और फिर मैं संसर्जन क्रम करके आहार पर आ गया। तो उद्रिक्त पित्तान जयति त्रिदोषान स्वादु दाढ़िम, ये जो बात है कि उद्रिक्त पित्त इस प्रकार के त्रिदोषों को दाढ़िम, स्वादु दाढ़िम जो है वो जीती है, उसका असर मिला। अब यहाँ पढ़ने के बाद दाढ़ी में ये चर्बी निग्रहण भी है। ये एक अच्छी बात इस प्रकार की है।
और जिनको छर्दी होती है और उससे तकलीफ होती है, माइग्रेन के काफी केसेस में ऐसा होता है कि छर्दी हो जाती है, पित्त निकल जाता है और फिर रिलीफ मिलता है। चंदी माइग्रेन के पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं कि जिनमें छर्दी होने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता इस प्रकार से। तो शायद उसके बारे में अलगता से सोचे, और अगर दौर्बल्य है और छर्दी हो ही रही है इस प्रकार से, तो ये दाढ़ी में अच्छा काम करेगा इस प्रकार का। जम्बो आम्रपल्लव ये भी नानल सर में भी प्रयोग किए हैं, मैंने भी प्रयोग किए हैं कि अगर ये कोमल पत्ते मिलते हैं जम्बो आम्र के, तो उसका काढ़ा बना के वो थोड़ा थोड़ा पीने से छर्दी निग्रहण इस प्रकार का हो जाता है इस प्रकार। और यष्टिक भी है। ये बड़ा अजीब है। दाढ़ी में यव यष्टिक उशीर मृद लाजा। लाजा का तो प्रयोग करते ही रहते इस प्रकार से। लाजा, एक मुट्ठी लाजा आधा लीटर 1 लीटर पानी में डाल के उबाल के छान कर पानी ले लेंगे और घूंट घूंट पीते रहेंगे तो छर्दी निग्रहण इस प्रकार का होता है। और तृष्णा प्रशमन भी होता है, लाजा तृष्णा प्रशमन में भी है। वैसे मैं जो बात बता रहा था कि अंत में ये सभी गण होने के बाद उल्टे तरीके से देखेंगे एक द्रव्य कौन किन गणों में आया है इस प्रकार से। तो मैंने बात की थी आतिश कांबळे की, उसने ये किया था, तो उसने भेज दी है अभी फाइल मुझे एक्सेल शीट में। तो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बार दूसरी तरीके से कैसे देख सकते हैं ये थोड़ा हो सकेगा, और वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और पृष्ठ रोष्टोद्भव जलो जो बताया गया है छर्दी में, अग्र संग्रह में बताया गया है, तो मृत्तिका का इस प्रकार का लेना ये काफी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फूट जाता है, लोस्ट जो है फूट जाता है। और फिर एक बार कर लेंगे, आगे कैसे करेंगे। तो खरपर ये बेटर ऑप्शन है। माठ मटका जो है वो अगर फूट गया है तो उसका टुकड़ा वो आंच के ऊपर गर्म करके पानी में भिगो देना, और उतनी बार करना कि जब ये पानी थोड़ा सा गुनगुनाया कोमट उष्ण हो जाएगा। आम्रपल्लव चूर्ण थोडे थोडे प्रवासात घेत राहिले यानं छर्दीमध्ये उपयोग होईल का? होगा। अभी प्रवास में जो चर्दन होता है इसमें क्षोभ ये महत्वपूर्ण कारण है। उसमें दो तरीके के लोग दिखते हैं कि कुछ लोगों को खाली पेट तकलीफ नहीं होती, खाना खाने पर तकलीफ होती है, और कुछ लोगों को खाना खाने पर तकलीफ नहीं होती, खाली पेट तकलीफ होती है। तो ये पहले पूछ लेना है कि तकलीफ कब होती है, खाना खाने के बाद होती है या खाली पेट रहने से होती है इस वक्त। दोन्ही होत असेल तर तो आणखीन वेगळा देतो, वहां पे क्षोभ का ही विचार करेंगे। तो खाली पेट तकलीफ होती है तो थोड़ा संतर्पण ब्रूहण इस प्रकार का मेडिसिन चाहिए। पृथ्वी तत्व प्रधान। तो गिरीश अकेला या कामदुगा, और उसके साथ में दूर्वा वगैरह ऐसा कुछ, या दाड़िम का अनुपान उसके साथ में, ये जो स्वादु दाड़िम अगर है तो थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो उसमें फायदा इस प्रकार का होगा। जिनको खाना खाने पर होता है उनको तो लंघन नहीं करवाना है कि खाली पेट ही चले। और फिर पाचन के हिसाब से स्वर्ण सूक्षकर कामदुगा वगैरह इस प्रकार से दवाइयाँ प्रयोग करेंगे तो चलेगा। आंवला सुपारी भी इसमें काम इस प्रकार से करती है। अभी ये इनका पाचन हरितकी है, ये सर्वेश कुलकर्णी का, वो भी शायद काम करेगी। दाड़िम की लीव्स के स्वरस नस्य हम देते हैं शिरशूल में। सर कुछ पेशेंट्स में मतलब खाना अगर डिले कर देते हैं, वो टाइम से नहीं खा पाते हैं, तो भी सिर शूल रहता है और फिर उनको वॉमिटिंग के बाद ही ठीक होता है। तो उनके केस में भी दोनों ये दोनों प्रकार है, सामावस्था भी है, और
खाना खाने के बाद ठीक लगता है, तो ये थोड़ा सा संतर्पण चाहिए, इस प्रकार का है। लेकिन छर्दन अगर हो जाता है और उसके बाद में भी रिलीफ मिलता है, तो दोष संचय शरीर में है और वो निकल जाने से मिलता है, रिलीफ मिलता है। अगर दोष संचय उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, और ब्रूहणम तो शमनम त्वेव वायु पित्ता निलस्य, ब्रूहण जो है वो वायु और वात पित्त के लिए शमन है, तो खाना खाने से उनको रिलीफ हो जाता है, सर दर्द नहीं होता है। नहीं तो खाना नहीं खाएंगे तो सर दर्द होता है। ऐसे लोग होते हैं कि खाली पेट होंगे और भूख लगी है और खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये सर दर्द हो जाता है इस प्रकार से। तो सर ऐसे केसेस में हम लोग ये दाढ़ी वाला योग देंगे तो ठीक रहेंगे? ठीक रहेगा, दाढ़ी माव ले लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, और थैंक दाढ़ी माव ले वैसे मिलता भी है, ज्यादा यू। तकलीफ मिलता है। वाली बात नहीं है, सिर्फ मधुर होना चाहिए, ये देखना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है सर। हाँ, और स्वादु दाढ़ी में जो है वो उद्रिक्त पित्तान इस प्रकार के त्रिदोषों को जीतने वाला है। और अम्लम वात कफापहम, अम्ल अगर है तो भी दाढ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो वात कफापह इस प्रकार का है। तो अभी तुरंत ताकत देने के लिए भी दाढ़ी स्वरस अच्छा इस प्रकार का काम करता है। और दाढ़ी ऑर्गेनिक में मिलते भी है, ये एक अहम मुद्दा है। नहीं तो एक बार ये दाढ़ी मावल है बना के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दाढ़ी के पत्तों का तो मैंने नहीं सुना था इस प्रकार से, तो नस्य इस प्रकार से देखकर अगर शांति होती है तो ठीक है। ये जो इडियोपैथिक की बात कहते हैं माइग्रेन को, ये बड़ी अजीब चीज है, और फिर वो अपने को साइंटिफिक मानते हैं, ये भी अजीब चीज है। तो जहां जहां इडियोपैथिक शब्दों का प्रयोग है, ठीक, एलोपैथी मानती है यहाँ कुछ कार्य कारण भाव नहीं है, ये अपने आप होता है इस प्रकार से, ये मूर्खता है। और उन्हीं के बारे में बहस करनी चाहिए कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप अपने को साइंटिफिक सिस्टम कहलाते हैं और इडियोपैथिक बताते हैं। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया आईटीपी जो है वो भी इडियोपैथिक बताते हैं, और उसमें भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, माइग्रेन में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में इस प्रकार से। तो हम तो भली भांति इसकी ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ऐसा है, इसमें दोष संचय अनुबंध कितना है ये देखकर वमन विरेचन वगैरह देना है, और फिर शमन के रूप में औषधियों का प्रयोग करते रहना है, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो जम्बो अमर पल्लव इस प्रकार से पानी में उबाल के मैं बताता रहता हूँ, दाड़िम का देता हूँ। यष्टिका का मैंने तो नहीं किया है इस प्रकार के, या उशीर का भी नहीं किया है, तो थोड़ा सा उसके बाद लाजा का किया है, तो बेटर ऑप्शन ये करें। और अष्टांग संग्रह में इस सभी के श्लोक बनाए हैं, तो रादर कंठस्थीकरण के लिए वो थोड़ा बेटर चॉइस होगा। नहीं तो इसको भी कंठस्थ कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सामने हमारे रहने चाहिए कि इसमें से अगर हमें कुछ करना है तो सभी द्रव्य हमारे सामने होने चाहिए। तो मृत्तिका के रूप में ये खरपर का प्रयोग हो सकता है, या गिरिज का प्रयोग इस प्रकार का हो सकता है। और लाजा वैसे भी अच्छी है। अभी केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के जरिए छर्दन होता रहता है, ये भी बात होती है, तो हम विषग्न और ये दोनों इस प्रकार से चाहिए। दोनों द्रव्यों का इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए। अब इसमें से विषग्न कुछ है क्या है, थोड़ा देखना पड़ेगा। और स्टमक कैंसर में ये चर्बी का प्रवर्तन होता रहता है, काफी मुश्किल होता है, और उसके साथ बहुत पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है। तो उसमें मैंने ये तो प्रयोग किया है, जम्बू आम्रपल्लव लाजा वगैरह इस प्रकार के सिद्ध जल का, तो कुछ हद तक फायदा करता है, उसमें संदेह की बात नहीं है। कई दफा कॉन्स्टिपेशन होता है और उसके जरिए उदावरता के जरिए लक्षण दिखते हैं, तो वहाँ बस्ती का जो रोल ज्यादा अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन अगर इस प्रकार का है तो बस्ती का रोल ज्यादा है, चाहे अनुवासन बस्ती दे दो, वात अनुनमन हो जाएगा तो ये फिर हो जाएगा।
गर्भवती में भी ये समस्या काफी कुछ गर्भिणी में बहुत साल तक बहुत महीने तक रहती है। अभी मिट्टी के नए दिए को बुझाकर उसका पानी प्रयोग किया था, अच्छा लाभ मिला था। हाँ ठीक है, तो खरपर जैसी बात इस प्रकार की हो जाएगी। तो वो फूट न जाए इतना होना चाहिए। इसमें दाडिम भी बहुत अच्छा काम करता है। इनका एक दाड़िमा मलक योग है, यहाँ के एक ऑर्गेनिक जैविक आयुर्वेदिकल्स करके निर्माता है। तो उनका दाड़िमा मलक अवलेह तो गर्भिणी सर्दी में बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा उनका अनुभव है। और वैसे कामधुखा वगैरह ये तो दवा देते हैं गर्मिणी सर्दी में। और कुछ भी नहीं होता है तो मैं मायके जाने का सलाह देता हूँ। तो कुछ गर्भिणियों में अगर काम नहीं कर रहा है तो माँ के घर जाएंगे और तसल्ली होती है और फिर अच्छा रिजल्ट आता है। यष्टी वमनोपग आणि छर्दी निग्रहण दोन्ही गणामध्ये आलेले आहे असे ते कसे। तो मेरे मैं भी इसके बारे में सोच रहा था। ऐसा हो सकता है कि जब अतिसार में जैसे प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तिनी इस प्रकार के अपिचात्मान गुरुता शूलस्तमित्य कारणी प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तिनी इस प्रकार के जहाँ बहुश्लेष्मजायाम छर्द्याम वमनम ये बात हो सकती है कि उसमें वमन देने से और कफ एक बार निकल जाए, कफ पित्त, तो छर्दी शांत हो जाती है इस प्रकार से। ये बात हो सकती है इस प्रकार से। और वो मनोपक के रूप में जब हमें प्रयोग करना है तो आकंठपान ज्यादा मात्रा में उसका करना है, तो वमन के लिए उपयुक्त हो जाए, वमन कराए। और वमन हो रहा है लेकिन अच्छे तरीके से हो नहीं रहा, दोष अंदर है और वो तकलीफ दे रहा है, तो शायद ये वमन यष्टि मधु का इस प्रकार का प्रयोग करने से वो पूरा निकल जाएगा और फिर लक्षण शांत हो जाएंगे। तो ये दोनों में है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और बिल्कुल कम मात्रा में प्रयोग करेंगे तो शायद एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी मैंने तो इस प्रकार से किया नहीं है। होम्योपैथी में जिस द्रव्य से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसी द्रव्य को कम से कम 6x, उसके आगे 30x थ्रू 100x वगैरह इस प्रकार से भी बनाते हैं की मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उन लक्षणों पे वो काम करता है, ऐसा होम्योपैथी का कहना है। शायद इस प्रकार से पोटेंटाइज करके अगर यष्टि मधु का प्रयोग करेंगे 6x का कम से कम इस प्रकार से और कम मात्रा में दे देंगे तो ये उससे होने वाला छर्दन जो है वो कम होगा इस प्रकार से। मैं 6x का प्रयोग करता हूँ लेकिन उस द्रव्य का जो गुणकर्म है उनके आधार पर ही करता हूँ। उससे कौन से लक्षण निर्माण हो रहे हैं वगैरह तो हमारा अध्ययन नहीं है, ये होम्योपैथी में है इस प्रकार से। तो जहाँ वमन करके उसको निकाल देना है वहां पे ये, और फिर वमन शांत हो जाएगा, वहां पे वो मनोपगमे इस प्रकार का यष्टि मधु का छर्दी निग्रहण में भी काम इस प्रकार का होगा, ऐसा है। तो मातुलुंग अम्ल बदर ये कभी दिया नहीं गया है इस प्रकार से। और मातुलुंग का एक प्रोडक्ट मादी फल रसायन नाम से मिलता है जो विलास नंदन सर के प्रयोग में था। तो अभी फिलहाल मैंने भी उसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना शुरू किया है। तो मातुलुंग काफी अच्छा है। खट्टे बहुत खट्टी चीज है इस प्रकार से, लेकिन सिरप और इस प्रकार से बनाएंगे तो अच्छा है, रुचिकर इस प्रकार का होता है। तो थोड़ा उसके बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार के छर्दी निग्रहण के लिए मादी फल रसायन ये भी बात हो सकती है। तो ये प्रवास करते हैं, ट्रैवल
तो उसमें होने वाली छर्दी गर्भिणी छर्दी, ये कॉमन उदाहरण इस प्रकार के हैं। और मेरे पास केमोथेरेपी के जरिए छर्दी और ये गैस्ट्रिक कैंसर अगर है तो उसके वजह से छर्दी, ये काफी कॉमन इस प्रकार के हैं। नागर धन्वयासक मुस्त परपटक चंदन किरात तिक्तक गुडुचि रीवेर धान्यक पटोलानि इति दशयमानि तृष्णा ग्रहणानि भवन्ति। एक हमने पढ़ लिया था क्या, मुझे याद नहीं अभी। शायद, ठीक है, क्योंकि इसमें चंदन किरात तिक्तक गुडुचि और किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, विश्व भेषज भी है क्या इसमें? नागर, नागर है ना शुरू में। तो मैंने मेदो योग जो है वो किडनी फेलियर पेशेंट्स में वैसे भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन तृष्णा निग्रहण है इसमें। जो तकलीफ है कि प्यास अगर ज्यादा लगती रहती है, पानी पीते हैं तो फिर से बिगड़ जाता है, तो पानी रिस्ट्रिक्ट रखना है। तो प्यास कम कैसे हो जाए, तो इसलिए हम लाजा सिद्ध जल बताते हैं। एक मुट्ठी लाजा 2 लीटर पानी या 4 लीटर पानी अभी मैं बता रहा हूँ, और सोने का कंगन या अंगूठी और उबाल के 500 ml रखना, और उतना ही पानी दिन भर में पीना, इस प्रकार से। तो लाजा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से मेदो योग जो है किरात मृता चंदन विश्व भेषजम, वो शायद हम प्रयोग कर सकेंगे। बाकी भी इसमें धन्वयासक, मुस्ता, परपटक, चंदन, ये रिबेर, धान्यक और पटोल। तो काफी द्रव्य है अलग अलग तरीके से। अभी जिन लोगों में पानी बहुत पीने की आदत पाई जाती है, किसी भी तरीके से हो, कि किसी ने बता दिया या ऐसे ही कुछ साहब कहाँ पे सुन लिया पानी भरपूर पीना है और पानी पी रहे हैं इस प्रकार से, और आगे उससे तकलीफ हो रही है, तो ये तृष्णा निग्रहण का प्रयोग जरूर करेंगे। तो मैंने सोचा था कि एक टिकेड़ी में इसका प्रयोग जरूर इस प्रकार का करेंगे। और वैसे उन्होंने एक तृष्णा शमन के लिए ऐसे पिक्चर्स, पोस्टर्स वगैरह ये लगाएंगे, उनको देखेंगे, पानी देखेंगे तो भी तृष्णा शमन होता है, ऐसा बताया है ग्रंथों में। तो उसके बारे में भी सोचना है कि ऐसा पानी देखने से भी अच्छा लगता है, तो तृष्णा कम होती है इस प्रकार से। तो इन सभी का प्रयोग करते रहना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। षट्टी पुष्कर मूल बदर बीज कंटकारिका बृहति वृक्ष रोहा अभया पिप्पली दुरालभा कुलीर शृंग्या इति क्षमाने इका निगरणानि भवन्ति। अब ये मरीज बहुत ही कम रहते हैं हिक्का वाले। और ज्यादातर आमाशय, क्षोभ, स्वर्ण सूचकर, प्रवाह, पंचामृत वगैरह दवाएं से काम हो जाता है। उदावरत जैसे लक्षण है तो बस्ती से भी काम होता है। नहीं तो श्वास की चिकित्सा करनी है, वात प्राधान्य का प्राधान्य क्या है ये देखकर चिकित्सा करनी है। लेकिन ये गण का मैंने भी प्रयोग नहीं, कभी कभी नहीं किया है। जनरली हिक्का जो पाई जाती है महाहिक्का के रूप में, जो रिष्ट लक्षणात्मक है, वही वही ज्यादातर देखी है। लेकिन इस प्रकार से शटी पुष्कर मूल बदर बीज, बीज का नाम क्या रहेगा? कंटकरेका बृहति वृक्ष रुहा अभया पिप्पली दुरालभा। हम्म। इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, छर्दी निग्रह करने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, और उसको भली भांति किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। पुरुष अनंत, सॉरी, प्रियंगो अनंता आम्रास्ति कट्वंग लोंध्र मोचरस समंगाधा,
ये भी हमने किया था, मूत्र विरेचनानी या विरेचनीयानी तक आए थे मेरे ख्याल में। फिर से मैं पीछे चला गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। कासहर, श्वासहर, श्वेतहर तक आए थे, ज्वरहर, हाँ श्वेतहर तक आए थे। और मैंने कहा था कि त्रिशोथी अध्याय जो है कि ये शोथ उत्पन्न होता आता है, फिर जलायु बनता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो बहुत सारे रोगों में ये श्वेतु पहले उत्पन्न होता है और फिर बाद में लक्षणों की या रोग की अभिव्यक्ति होती है। तो शायद हम इसके बारे में श्वेतहर का इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार। ये सभी दशमूल ही है वास्तव में। तो बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल और दोनों मिला के दशमूल। तो ये वात को भी कम करती है और शोथ को भी कम करती है। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और उस दृष्टि से दशमूल घन का प्रयोग करना उचित इस प्रकार का रहेगा। सारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा द्राक्षा पीलू परुषक अभया अमलक बिभीतकानि इति दश इमानि ज्वरहराणि भवन्ति। ये काफी अजीब द्रव्य इसमें है। तिक्तक रस ये ज्वरहर में आया है और यहाँ काफी द्रव्य अलग रस के, चाहे शायद सारिवा हो, द्राक्षा हो और शर्करा। ये तो और अजीब बात इस प्रकार की है। तो ज्वर चिकित्सा में इनके बारे में कोई बहस नहीं है, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। और अभया अमलक विभीतक, ये तीनों भी ज्वरहर इस प्रकार से बताए गए हैं। तो थोड़ा इसके बारे में सोचना जरूरी है कि ज्वर में इसका किस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। और पाये दोषहरण मोहादाम ज्वरे तो यहाँ जीवंतं कृष्ण सर्पं स परकराग्रेण परामृशत। अभया अमल के विभि तक ये विरेचन भी करने वाले इस प्रकार के है। और सामावस्था में ये इनका प्रयोग कभी भी नहीं करना है, ये दोषहरण नहीं देना है, इस प्रकार का वाग्भट का कहना है। फिर भी अगर कम मात्रा में इस प्रकार से उनको देते हैं तो अच्छा काम इस प्रकार का होगा। अब मामा गोखले ने सूक्ष्म त्रिफला का प्रचलन लाया इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए। उसके पीछे उनकी सोच क्या थी मालूम नहीं है। त्रिफला वैसे ज्वरहर है और जब भी इन्फेक्शन होता है उसका एक लक्षण ज्वर इस प्रकार का होता है। षोडशांश कज्जली डाल के उसका योगवाहित्व बढ़ा देते हैं, ये एक बात टिकाऊ कल्प बन जाता है। ये दूसरी बात। और क्लेद को कम करने वाला है, ये तीसरी बात इस प्रकार से। तो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस में गंधक रसायन और सूक्ष्म त्रिफला ये वहां पे करते थे, ताराचंद में करते थे। गंधक रसायन का रोल क्या है ये एक और अलग बात इस प्रकार के रहेगी। लेकिन प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक्स ये जो प्रचलन एलोपैथी में आ गया, और उसी प्रकार से प्रोफिलैक्सिस पेस्टिसाइड्स ये खेती में प्रचलन आ गया, ये सबसे बड़ी मूर्खता इस प्रकार की है। इन्फेक्शन न हो इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट करना ठीक है, और फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना है, ये हो सकता है। लेकिन इन्फेक्शन न हो इसलिए शुरू से ही एंटीबायोटिक देना, जिनका रोल ये अभी मालूम है कि कई काफी उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह सभी तरीके से है, और साक्षात वहां पे इन्फेक्शन है नहीं, तो इस प्रकार से उनको क्यों देना है। बेटर ऑप्शन अगर हम रसायन चिकित्सा करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टअप करेंगे, और फिर अगर फिर भी इन्फेक्शन हो गया तो ही एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
लेकिन सभी जगह कोई भी सर्जरी करनी है तो प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं। दांत निकालना है या फिर रूट कैनाल वगैरह करना है तो भी एंटीबायोटिक्स इस प्रकार के शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे रोग में इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो उसके बजाय सूक्ष्म त्रिफला का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। वो पहले से शुरू करें अगर हमें आशंका है उसके बारे में। एक एक गोली 3 बार भी काफ़ी है इस प्रकार से। और अगर फिर इन्फेक्शन हो ही जाता है, अगर मान लेते हैं, तो फिर वहाँ पे जो लक्षण है उसके अनुसार चिकित्सा करना बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। अभी फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस इस प्रकार के मरीज मिलते हैं, या यूविला में इस प्रकार का शोथ आ गया है उपजीविका वगैरह में। तो उन सभी में पॉइंटर का त्रिफला का प्रयोग करते थे। वो त्रिफला ही प्रयोग करते थे। और दारवी या हरिद्रा इस प्रकार से, और चाहे तो नीम इस प्रकार से। और शहद में उसका चाटन इस प्रकार से देते थे, तो इसमें काफी रिलीफ हो जाता था। वैसे कंटकारी का भी प्रयोग काफी लोग करते हैं, कंठ्य इस प्रकार से दृष्टि से, और कफवातघ्न इस प्रकार की दृष्टि से। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए थ्रोट इन्फेक्शन है या गिलायु का इस प्रकार का टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, तो उन सभी में हम इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। बकवास है महेश चिटणीस, त्याला सांग मी करतो फोन। तो इसके बारे में जरूर हम सोच सकते हैं। तो ज्वरहर में सारिवा शर्करा ये भी अजीब है। पाठा ये भी इसमें आया है इस प्रकार से, और अभय आमलक विभितक इस प्रकार से। मैं एक प्रयोग करता रहता हूँ, पाठा मिश्रण, पाठा और धमासा इस प्रकार से, और फिर उसके साथ में कंटकारी गुड़ुचि और महासुदर्शन इस प्रकार का दोपहर रात में अनुपान देके करता हूँ। तो ये कंटकारी बृहति ये शोथहर में इस प्रकार के है, श्वेतहराणी। और ये ज्वरग्न इस प्रकार का महासुदर्शन चूर्ण तो ज्वरग्न है ही साक्षात इस प्रकार से। और पाठा भी है इसमें, तो पाठा का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और शर्करा के नाम से अगर हम कल्प जो प्रयोग में लाते हैं, वो सभी दुर्वा हो, व्यासा कल्प हो, या कंटकारी कल्प हो, ये सभी इस प्रकार से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और पाठा मिश्रण के साथ सारिवा है हमारे यहाँ। पाठा धमासा और सारिवा ये कॉम्बिनेशन है, और फिर उसमें बाकी द्रव्य जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। तो ये सारिवा रक्त प्रसादन के हिसाब से अच्छी है। तो इन सभी का साथ में प्रयोग अगर होता है तो अच्छा इस प्रकार का रहता है। द्राक्षा खरजूर प्रियाल बदर दाड़िम फल्गु परुषक इक्षु यव षष्टिका इति दशमाने श्रमहरणाय भवन्ति। तो इनका भी प्रयोग वास्तव में होना चाहिए कि श्रम जब हमें लगते हैं तो ये शायद इनके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो द्राक्षा खजूर वैसे भी खा सकते हैं, दाड़िम वैसे भी ले सकते हैं। इक्षु यव षष्टिक, तो इक्षु का पान हो सकता है, इक्षु रस का, या फिर यव और षष्टिक के बारे में थोड़ा सोचेंगे, सिद्ध उसके पदार्थ बना के उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये श्रमहर बताए गए हैं। तो प्रामुख्यता से वात का शमन करने वाले श्रम जो वो उत्पन्न हुए हैं, तो ये शायद काम करेंगे। तो द्राक्षा खजूर को मेरे ख्याल में
ज्यादा ध्यान इसमें देना अच्छा रहेगा इस प्रकार से। ठीक है। शर्दी निग्रहण म्हणजे केवळ शर्दी वेग निग्रहण करणारी आहेत की शर्दी संप्राप्ति पण भंग करणारी आहेत? दोनों तरह से जब तक शर्दी की संप्राप्ति भंग शर्दी निग्रहण नहीं होगा तो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ से नहीं होगा, मूल रूप से भी काम करता होगा। वोमिटेप सायरप चरक फार्मा, लेकिन क्या है इसमें? 6x के बाद भी केवल 20-30 mg की मात्रा में मूल औषध तो शायद कुछ भी नहीं होती है, फिर भी ये फायदा कैसे करती है? अनुपान के बल पर या अन्य औषधियों के संयोग से कार्य होता है क्या सर? केवल 6 वाली और x वाली औषधियां बिना किसी अन्य औषधि अनुपान के ही प्रयोग करने करके इससे लाभ देखा गया है। होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे मैंने आगोम फार्मेसी की बताई, ये 6x वाली केवल औषधियां है, उनकी गोलियां सिर्फ ले लेनी है बस, शायद पानी ऊपर से पी ले, तो अनुपान का संबंध नहीं है। मूत्र विरेचनीय आपण मासा गणापर्यंत विरजनीय गणापर्यंत शिकलो, विरेचनीय। ठीक है, क्या होता है, एक हफ्ते का अंतर हो जाता है, बीच में दिवाली भी चली गई तो मुझे भी याद नहीं रहा था कहाँ तक आए थे। थोड़ा डुप्लीकेशन भी होता होगा। गुड़ची मुस्त परपटक, हाँ नहीं है, ज्वर ज्वर में नहीं है। जैसे त्रिफला मोस्टली बहुत से योग में आता है, दोषों का पाचन कर दोष का निर्हरण करती है, ऐसा समझे। इतर ज्वरहर द्रव्य के साथ त्रिफला के प्रयोग का कर सकते हैं। रसपाचक में कुटकी का प्रयोग होता है। अब ये कैसे काम करती है, एक अलग बात इस प्रकार का रहेगा कि त्रिफला ज्वरहर इस प्रकार का काम कैसे करते हैं। यवत अपतर्पण करणारे आहे ना सर, मग वातशमन कसे करेल? जहाँ मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, यहाँ यह अपतर्पण करके काम करेगा। यव गोधूम वयोर योग्या हित कल्पम, ये जो बात बताई गई है तो उसको ध्यान में रखना है। अपनी गंधक रसायन ओटाइटिस एक्सटर्ना ओटाइटिस मीडिया जैसे व्याधि में क्या है, जिसमें कल्चर सेंसिटिविटी बाद में नेगेटिव आई है। सिंगल मेडिसिन लगभग सभी लक्षणों में उपशम मिला और व्याधि शमन हुआ। इसमें एक शंका है कि जिन लोगों में ये सल्फर एलर्जी है उनमें कैसे विचार करें, इन लोगों में इस प्रकार के कल्प को कैसे इस्तेमाल करें। वहां नहीं देना है, जिनको एलर्जी है तो नहीं देना है, एलर्जी नहीं है तो ही देना है। तो वो साथ में बनाने के लिए काफी प्रयास पड़ेंगे। शुंठी आमल की शुंठी एला कपूर कासरी एटसेट्रा। ओके, ये सर्दी निग्रहण में ये वोमिटैप, ये एक बात कर रहे हो शायद। आगोम फार्मेसी की है। कोलथरे का कोलथरे ऐसा कुछ है, कोकल में है फार्मेसी। तो उनकी ये 6x औषधियां आयुर्वेद के सभी द्रव्यों की, जैसे कि ये बृहत्वत चिंतामणि से लेकर काफी द्रव्यों की औषधियां हैं। लेकिन उनका जो ये आता है मिल्क शुगर में करते हैं, और वो मिल्क शुगर नीदरलैंड से आती है, ये काफी। आगोम, AGOM। तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। ठीक है, आज रुकते हैं। कल कोलटकर प्रतिष्ठान का कार्यक्रम सर की 30वीं पुण्यतिथि है, तो एम प्रसाद का व्याख्यान है नेत्र रोग के बारे में, निदान चिकित्सा। 10 बजे पत्रकार नगर पत्रकार भवन में कार्यक्रम होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, 2-3 दिन के बाद होता है, यूट्यूब पर मिलेगा या फिर हमारी जो वेबसाइट है VVMV के वैद्य विद्या को लड़कर आयुर्वेद प्रतिष्ठान इस प्रकार से, तो उसमें ये उपलब्ध होगा। ओम शांति शांति शांति। सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे रुद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग्। व्याख्यान व्यापार परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।